नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी कब तक। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कब तक। आज घर में कुछ दूसरा ही दृश्य था, एकदम अकल्पित। अम्मा जी का चेहरा ठीक उसी तरह तमतमाया हुआ तो था, पर वह आज बहादुर पर नहीं, मोनू को डांट रही थी। आमतौर पर बहादुर पर बरसती उनकी डपटें आग लगे मकान में निकलती लपटों की तरह बाहर लपलपाती होती हैं। बाबू बना फिरता है, जब देखो पोथी अखबार, जब देखो कागज पत्तर। अरे ऐसा ही शौक था तो यहां मरने क्यों आया? बैठता किसी दफ्तर में जाकर, मांजेंगे भाड़े और पढ़ेंगे अखबार। अरे बाबू साहब, करम भी तो वहां से लिखवा कर लाने थे, वह तो कोयले से लिखे गए थे। पोथियां चाटने से सुधर जाएंगे क्या? जा छत पर जाकर मर। यहां खड़ा खड़ा क्या टुकुर टुकुर देख रहा है नासपीटा? घर में घुसे बिना भी मुझे यह मालूम होता है कि वह दालान में उसी कोने में पीठ के पीछे अखबार छिपाए सिर झुकाए यह सब सुन रहा होगा, चुपचाप अडोल। तब मुझे विश्वास नहीं होता, क्या यह वही बहादुर है जो मोनू गीतू के सामने छाती फुलाकर शेखी बघारता फिरता है? एक एक का ठीक होना जरूरी है, एक एक पुर्जे का। ऐसे कोई देश नहीं चलता। मालूम है, मैं भी पुर्जा हूं, तुम भी पुर्जा हो। अपनी कुर्सी पर बैठा पैर हिलाता मोनू हंसता है और उसकी गदबदी कलाई पर अंगुली भोंक भोंक कर कहता है, तुम पुर्जे हो, तुम मशीन हो। और वह एक अपहुंच ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे देखते होने के गर्व से 2 इंच और तन जाता है। मेरे आने की प्रतिक्रिया उन दोनों पर अलग अलग होती है। अम्मा जी की आवाज में और तेजी आ जाती है। मुझे देखकर उनको उसका अपराध गुरुतर लगने लगता है और उसका निष्प्राण शरीर हिलने डुलने लगता है और वह रसोई की ओर दौड़ पड़ता है। पानी का गिलास लेकर उसे लौटते देख अम्मा जी का पारा और चढ़ जाता है। बस चल पड़े बाबू साहब पानी का गिलास लेकर। अरे ऑफिस से हारी थकी आई है, यह तो होता नहीं कि चाय नाश्ता। वह पलटकर कभी नहीं कहेगा कि मुझे पहले पानी की जरूरत होती है। चाय मैं सुस्ताने के बाद पीती हूँ। रोज के इस बितंडावाद से मन इतना क्षुब्ध होता है कि अक्सर घर पहुंचते ही अपना कमरा बंद कर लेने का मन होता है। एक आध बार ऐसा किया तो अम्मा जी और तड़क गईं। कर लो दरवाजा बंद, यह मुआ मेरी जान खाने को रह गया है। किसी से यह नहीं होता कि उसे भी। कोई चारा नहीं था। मैं पलंग पर लेटते लेटते उठ गई थी और अपनी बेहद थकी आवाज में गुस्सा उड़ेलते हुए मैंने कड़क कर उसे पुकारा था, बहादुर इधर आओ, अभी तुम्हें दुरुस्त करती हूं। अम्मा जी की भभक बैठ गई थी। वह आकर चुपचाप मेरे दरवाजे में खड़ा हो गया था। मेरे मन में उसके प्रति कोई ऐसा उबाल न था जिसे उसके सिर पर खलखलाकर मैं अपने आप को खाली कर देती। मैंने बेमतलब सवालों की झड़ी लगा दी। गेहूं की पिसाई, क्रॉकरी की संभाल, पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्री, बर्तन कपड़ों की सफाई, कहीं कोई छेद नहीं। कहां से पकड़ूं, किस बात पर लताड़ूं? कुछ भी समझ में ना आया तो एक अंधा आक्रोश कूड़े की टोकरी की तरह उसके सिर पर औंधा करते हुए मैंने चीख कर कहा, क्या तुम हमें किसी दिन चैन नहीं लेने दे सकते? माँ जी क्यों नाराज हैं? क्या किया था तुमने? वह चुप रहा। मैं कुछ पूछ रही हूं ना तुमसे। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि क्या यह सवाल जरूरी है, पर मेरी खींची हुई आकृति से शायद डर गया। जी, मैं अखबार पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहे थे तुम अखबार उनका काम छोड़कर? क्या कहा था उन्होंने तुम्हें करने को? कहा था सड़क पर जाकर बच्चों के स्कूल की बस देखूं और खाटों की अदवाइन खींचूं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों की बस दरवाजे तक छोड़ जाती है और खाटें आजकल जाड़ों में इस्तेमाल नहीं होती। क्या जरूरत थी कहने की? चुप नहीं रह सकते थे तुम? पर उसके उत्तर को मैंने स्वयं ही सुनना नहीं चाहा था और कह भी दिया था। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं,
जाओ, बाहर जाओ। और सुनो, इधर आओ। न जाने क्यों मेरी आवाज धीमी हो गई थी। छत पर बैठकर पेपर पढ़ा करो खाली टाइम में, दोपहर में। जानती थी रात में वह पढ़ नहीं सकता। उसे रतौंधी थी। वस्तुओं के प्रति उसकी जिज्ञासा अपार थी। प्राण अखबार में पड़े रहते थे उसके। अपनी जेब से हिंदी का अखबार बांध रखा था उसने। मन में उसने एक अटूट साध पाल रखी थी, 26 जनवरी को दिल्ली जाने की। वहां वह राष्ट्रीय उत्सव देखेगा, तब राजघाट और शांति बन जाएगा। वहां घर की क्यारी से भी अच्छे गुलाब खिलते हैं। गुलाब का फूल कमल से भी अच्छा होता है, सुगंध देता है। गुलाब नेहरू जी को बहुत पसंद थे। नेहरू जी को बच्चे भी बहुत पसंद थे। उसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। तुलना करते करते नेहरू जी को इस स्थल पर लाकर वह अपने समकक्ष खड़ा कर लेता था। तब वह मेरी छुट्टी के दिन मेरी कुर्सी के पास जमीन पर बैठा होता और उसे खूब याद होता कि अम्मा जी घर पर नहीं हैं, कथा सुनने गई हैं। उसकी इस निर्दोष तल्लीनता पर हंसी छूटने को होती है कि कहता कि वह कोने की कोठी वाले साहब हैं ना, मुझे रोज अमेरिका साथ चलने को कहते हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो कहते हैं 2 साल के बाद बहुत से पैसे कमाकर लौट आना। मैंने उसे गहराई से देखा कि क्या वह मुझे टटोल रहा है नौकरी छोड़ने के लिए, और छोड़ना क्यों ना चाहेगा। रात दिन की भर्त्सना, परोस परोस कर दिया जाता तिरस्कार, प्रताड़ना। पैसों का क्या करोगे? आपको बताया था ना। उसका चेहरा पिछली धूप की अचानक तेज हो गई उजास की तरह दमक उठता। बहुत बड़े बड़े कमरों वाला एक मकान लूंगा और एक एक कमरे में 4-4 विद्यार्थियों को रखूंगा। एक साइकिल भी तो होगी, एक गाय भी। गाय का दूध दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है ना। और मालूम है, मैं उन पर पूरा रौब रखूंगा। कोई बेहाथ नहीं होने पाएगा, कोई दंगा नहीं करने पाएगा, कोई बसें नहीं जलाएगा। सपने सपने सपने, इसके पास अनंत सपने हैं। मुझे हमेशा लगता रहता है क्यों नियति ने उसे इतना साधनहीन बनाया है। जिसके पास साधन है उसके पास सपने नहीं हैं। मैं उसे काम का हवाला देकर ना उठाऊं तो वह इसी आवेग आवेश को वहां ढुलकाता रहेगा। वह उन सब लोगों से नाराज है जो देश के प्रधानमंत्री तो हैं, पर नेहरू जी जैसे नहीं हैं। नेहरू जी थे तो चीनी गेहूं सस्ता मिलता था। और यह देखिए ना, वह अखबार के एक कॉलम पर अंगुली रखकर कहेगा, यह 60,000 रुपए दिल्ली में फव्वारों पर खर्च किए जाएंगे। इससे अच्छा था गरीबों के मकान बना देते। और यह कि भुट्टो को आखिर फांसी देने की क्या पड़ी थी। जेल में रखकर सीधा कर ही लिया था तो कुछ काम तो करने देते। जान से ही मार डाला। मेरे सिर से टलेगा तो बच्चों के साथ जा लगेगा। उनके सामने ऐसी मुद्रा बनाएगा जैसे बड़ा अनुभवी ज्ञानी है। पता है यह सरकार रोज रोज क्यों बदलती है। सब लोग एक प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानते। असल में देश में फूट पड़ गई है। वह बड़े बूढ़ों की तरह रहस्य खोलने के अंदाज में कहेगा, घर में फूट पड़ जाती है तो सब बुरा मानते हैं, और देश में, और देश की कोई नहीं सोचता। उसे टोक कर ना बुलाओ तो वह उठते बैठते बच्चों से ऐसी बातें करता रहेगा और अम्मा जलती भुनती चिढ़ती रहेंगी। छोड़ो ना अम्मा, प्रशांत कहेंगे। उसका काम तो देखो, है कोई खोट। ऐसा आदमी ढूंढे से नहीं मिलेगा। अखबार पढ़ता है तो तुम्हारा क्या लेता है। नहीं, हमें बाबू नहीं चाहिए, नौकर चाहिए। अम्मा गरजती हैं। हाँ, हमें नौकर चाहिए, जड़ गंवार गधेलू पिट्ठू नौकर, जिसके चेहरे पर कोई सपना चिपका हुआ ना हो, जो अखबारों को इस तरह खाता पीता चाटता ना हो, और नौकर के नाते जिसकी इंसानी पसलियां आसानी से तोड़ दी जा सकती हों। क्यों वह सहता है यह सब? क्यों बार बार यहीं मरने आ जाता है? पिछली बार चाय के बागों में अच्छी खासी नौकरी लगी थी, छोड़ आया। कहेगा अच्छे लोगों का साथ चाहिए। पैसे तो बुरे आदमियों के पास भी बहुत होते हैं। कैसे अच्छे हैं हम लोग, उसे अपमान का परोस परोस कर खिलाने वाले। और आज तो पराकाष्ठा ही हो गई थी। घर में दृश्य ही दूसरा था। अम्मा जी मोनू को नल के पास खड़ा करके बाह को झटका दे देकर कह रही थी, कर कुल्ला,
और अच्छी तरह से कर। वह रोता जा रहा था, मुंह में पानी कहाँ टिकता। और अम्मा जी थी कि अड़ी थी, कर कुल्ला। और उधर उसी कोने में बहादुर एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े दर्द से दोहरा हो रहा था। उसकी कलाई से खून टपक रहा था लगातार। मोनू ने उसे बुरी तरह काट खाया था। मुझे समझते देर न लगी। मैंने जल्दी से अपना पर्स फेंका और बहादुर की मरहम पट्टी का जुगाड़ करने लगी। वह घुट रहा था। मुझे पास आया देखकर और सुबकने लगा और धम्म से जमीन पर बैठ गया। घुटनों में सिर देकर अपनी जख्मी बांह उसने मुझे सौंप दी। बस बहादुर बस। मेरी अधबोली सांत्वना से वह और विचलित हो गया और बिसूरने लगा। मैंने उसका जख्म डेटॉल से धोया। 2 अर्ध गोलाइयों में उसका मांस मोनू के दांतों द्वारा पूरा का पूरा नोच लिया गया था और उसकी खाल इस हिंसक प्रकार से तमतमाई हुई रक्त के आंसू बहा रही थी। जाने कैसी क्रूरता उस समय मोनू के मन में रही होगी और किस बात पर। ऐसे में अम्मा जी ने बीच बचाव की कोई जरूरत नहीं समझी होगी। उनके संभ्रांत दुर्भिमान को कष्ट है कि मोनू ने बहादुर जैसे छोटे आदमी का गंदा गलीच मांस मुंह में दबाया है और अपने आप को कलुषित किया है। मैं भीतर तक खौल गई। बहादुर को पुचकारा, दूध हल्दी पिलाया और नल के पास उलझती अम्मा जी की पकड़ से मोनू को लगभग खींचते हुए मैंने 2-3 तमाचे उसके मुंह पर जड़ दिए। खबरदार जो उसे हाथ लगाया। अम्मा जी चीखीं, जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है यह। मेरे हाथ से उसे वापस हथियाते हुए अम्मा जी बोली, जानवरों के साथ रहेगा तो जानवर ही होगा। तू क्यों हाथ धोकर लड़के के पीछे पड़ी है। अपने इस विकराल रूप से अम्मा जी अक्षम्य लगती हैं मुझे हमेशा, परंतु उनके समक्ष मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय अपना मूक रोष प्रकट करने के। जानती हूं कभी न्याय का प्रश्न उठाऊंगी, वह प्रश्न रूप बदलकर अम्मा जी के मान सम्मान का प्रश्न बन बैठेगा। वह चाहेंगी बहादुर को अपमानित करके, दंडित करके अपदस्थ करना। तब हमारे मुखौटा लगे न्याय को अम्मा जी का ही पक्ष लेना पड़ेगा। हम उसके सही होने पर भी कभी उसका पक्ष नहीं ले पाएंगे, अम्मा जी को कुछ नहीं कह पाएंगे। इसलिए न्याय की तुला को कभी हाथ में लेने की इच्छा ही नहीं होती। इससे तो अच्छा है वह स्वयं इस मान अपमान की चौहद्दी से बाहर निकल जाए। न जाने क्यों भीतर ही भीतर उसकी उस भीरू सी मुद्रा पर क्रोध आता है। गालियां बरसाई जाएंगी, फटकारें थोपी जाएंगी और वह गीली गठरी की तरह चुपचाप कोने में खड़ा रहेगा। इधर उधर अखबार छिपाता फिरेगा। देश के नाम पर फुलाई गई छाती की फुस्स से हवा निकल जाएगी। इस तरह कुछ नहीं हो पाएगा। उसके चेहरे के पीछे जन्म लेती लपट धीरे धीरे धुआंस हो जाएगी। सब कुछ कुंठित होता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। बस वह क्यों विद्रोह नहीं करता। अम्मा जी जो कुछ उसे देती हैं उसे वापस क्यों नहीं करता। क्यों करता है मुरव्वत। क्यों अपने को सहने की आदत के हवाले करता जाता है। प्रतिकार का आक्रोश क्यों उसके मन में जन्म नहीं लेता। नींद नहीं आती। लगता है मन में एक बवंडर लावारिस घूम रहा है। आज की घटना से जाने कैसा उद्वेग मन में जाग गया है। मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने बगल में लेटे प्रशांत को जगा मारा। सुनो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ना हो तो उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में रखवा दो, खुश तो रहेगा। बीच नींद में जगा दिए जाने के आक्रोश से भरकर वह बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वह चला गया तो घर कैसे चलेगा। कभी यह भी सोचा है तुम्हारी नौकरी धरी रह जाएगी। जैसा चलता है चलने दो। उसे जब तकलीफ होने लगेगी तो वह खुद ही भाग जाएगा। मेरे पास कुछ नहीं बचता उसके लिए और अधिक कष्ट और अधिक यातना की प्रतीक्षा करने के, सिवाय यह चाहने देखने के कि उसकी त्वचा पर गड़ने वाले दांत कब किस घड़ी उसकी आत्मा में गहरे गड़ेंगे और उसके कदमों को अपनी दिशा दे सकेंगे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।